मैं चंदन कुमार आज आप लोगों को कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ संख्या 2 जिसका शीर्षक है कश्मीरी सेब, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पाठ की चर्चा करने से पहले हम लोग आज कवि परिचय के बारे में जानेंगे। इस कहानी के कवि हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को किसी उपाधि के, किसी नाम का वो मोहताज नहीं थे। वो अपने आप में ऐसे व्यक्ति थे जो प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, कथा में, कहानी में और उपन्यास के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया था। महान कथा सम्राटक और कलम के सिपाही के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट एक लम्ही गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम नवाब राय था और मूल नाम इनका धनपत राय था। प्रेमचंद हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक हैं। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट भी माने जाते हैं। यानी हिंदी कहानी के क्षेत्र में इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उस रचना को आप पढ़िएगा, वो कहानी के रूप में हो, उपन्यास के रूप में हो, कथा के रूप में हो, सारे रचना में कहीं ना कहीं मानव जाति की जो उस समय विकट समस्याएं थी, गरीब वर्ग का, दलित वर्ग का, शोषित वर्ग का, महिला वर्ग का, जो उस समय समस्याएं उत्पन्न हो रही थी हमारे समाज में, उसी समस्याएं पर जुड़ी हुई इन्होंने अपना लेखनी के द्वारा, अपने विचार के द्वारा उन्होंने लिखा था। उनकी कफन को पढ़ लिया जाए, उनकी रचना, उनके गोदान को पढ़ लिया जाए, उनके कर्णभूमि, रंगभूमि, जितने भी रचनाएं हैं, सारे रचनाएं में आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। उनकी रचना से आज भी पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमारे समाज में वो घटना घट रही है जो आज से वो 100 साल पहले, 50 साल पहले, कई साल पहले हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, जो उन्होंने लिखा था, जो उन्होंने कल्पना की थी, आज हमारे समाज के बीच में वो घटना घट रही है। वो एक संवेदनशील लेखक थे और सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सूदी विद्वान संपादक के रूप में जानते थे। यानी वो एक साहित्यकार के साथ साथ एक पत्रकार भी थे और पत्रकार का भी संपादन किया करते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं मैं पहले भी चर्चा किया, फिर बता रहा हूँ। ये गोदान, गमन, कफन, ईदगाह, रंगभूमि, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। इनकी जितनी रचना, गोदान को पढ़िए जो कृषि पर प्रधान है, गमन को पढ़िए, कफन को पढ़ लीजिए किससे बेसब्री में जीता है, ईदगाह को देखिए, उसमें भी एक दर्द भरी कहानी है। इस कहानी में जो आप पढ़ेंगे, रंगभूमि, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, यानी कि जितनी भी रचनाएं इनकी है, सारी रचनाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज के बीच में मूलभूत समस्याएं उस समय की थी, उससे जुड़ी हुई है और यह रचना आज भी हमारे समाज के बीच में और हमारे देश में प्रासंगिक बना हुआ है। और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि प्रेमचंद कहानी में, कथा में, उपन्यास में एक नया आयाम देने के बाद वो 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग को सिधार गए। और एक कहा जा सकता है कि एक साहित्य के क्षेत्र में हमने एक अमूल्य व्यक्ति को कहीं न कहीं खो दिया। अब कश्मीरी सेब के पाठ की ओर से हम चलेंगे। कश्मीरी सेब के बारे में लेखक यह बताना चाहते हैं कि एक दिन की बात थी और मार्केट में गए, उनको कुछ सामान खरीदना था और सामान खरीदना था, वो देखे कि एक व्यक्ति, एक दुकानदार रंग बिरंगे अपने दुकान पे फल फूल लगाए हुआ था और उसको देख के वहां पे वो रुक जाते हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखक सबसे पहले यह बताना चाहते हैं कि दुकान पे जैसे ही रुकते हैं तो वहां रंगदार तरह तरह के सेब जो सजा हुआ था, तरह तरह के रंग के था, तरह तरह के फल था, उसको देख के वहां पर रुकते हैं और पूछते हैं कि यह सेब कैसे है। और उसके बाद क्या करते हैं कि सेब वो पसंद करते हैं। सेब पसंद करने के बाद वो कहते हैं कि मुझे मोल भाव करते हैं और उसके बाद कहते हैं मुझे आधा किलो सेब दे दो, आधा सेब दे दो। और सेब जब आधा सेब को वजन करता है, दुकानदार अपने नौकर से कहता है कि इसका वजन करो, तो उसका वजन आधा सेब होता है, लेकिन उसमें कुल 4 ही सेब आते हैं और 4 सेब ले लेते हैं। फिर बताते हैं लेखक कि उस जमाने में एक ऐसा समय था कि जब लोग टमाटर का खूब खाया करते थे। टमाटर लोग खाते थे, लेकिन टमाटर को उतना महत्व नहीं था, क्योंकि लोग समझते थे टमाटर, गाजर, अमीर लोग गाजर के हलवा खाते थे, गरीब लोग गाजर खाते थे। लेकिन आज हमारे इस नए जमाने में फैशन बन गया है, प्रवृत्ति बन गया है कि टमाटर लोग हर खाना के साथ, गाजर लोग कहीं ना कहीं सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में उसको खाया करते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा मिलती है। पश्चिमी देश के कई डॉक्टरों ने शोध किया, शोध में ऐसा किया कि सेब जो है हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है और उपयोगी होता है, इसलिए लोग सेब पर ज्यादा जोर देते हैं, सेब ज्यादा खाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रेमचंद इसी कारण जाते हैं, जब मार्केट में बाजार जब जाते हैं, अपने चौक पर, चौक का अर्थ होता है चौराहा, वहां जाते हैं, आधा सेब लेते हैं और सेब लेने के बाद वो घर पे आते हैं। घर पे जब आते हैं तो कल होकर वो क्या करते हैं,
सेब खाने के लिए सुबह नाश्ता में कहते हैं सेब लेके आओ। जब सेब लाया जाता है तो देखा जाता है कि एक सेब निकालते हैं तो सड़ा हुआ था, दूसरा सेब निकालते हैं तो एक तरफ से दबा हुआ था, यानी बिल्कुल दबकर वो पिचक गया था। और जब तीसरा सेब निकालते हैं तो क्या होता है, वो भी सड़ा हुआ रहता है। और चौथा सेब जब निकाला तो क्या हुआ, उसमें काला सुराग था, मतलब उसमें खोखला बना हुआ था बीच में। तब हमको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं वो जो दुकानदार था हमें क्या कर दिया, हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ ठग लिया है और हमारे कहीं न कहीं भावना के साथ वो खिलवाड़ किया है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि हम जब मार्केट में यानी बाजार में रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी उपयोगी वस्तु है या हमारी खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो या हमारी उपयोगी किसी प्रकार की वस्तु हो, सभी वस्तु लेने से पहले हमें सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, साथ ही सतर्क रहना अति आवश्यक है। अगर ऐसा हम करेंगे तो कोई भी सामान खरीदने से पहले अगर ऐसा हम करते हैं तो हम सामान अच्छी वस्तुओं की खरीदारी कर सकेंगे। नहीं तो हम कितना भी अच्छा है, अगर हम उसमें सतर्कता नहीं दिखाएंगे, उसमें अगर हम सजग नहीं रहेंगे तो हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसमें हमसे भूल हो सकती है और सही सामान कहीं न कहीं खरीदारी करने से हम वंचित रह जाएंगे। फिर लेखक बताते हैं कि एक बार की बात है कि लेखक बताते हैं इसी पाठ के माध्यम में कि आप जाइए मार्केट में, कचहरी जाइए यानी कि अदालत जाइए, आप न्यायालय में जाइए, आप प्रखंड कार्यालय जाइए, आप नगर निगम जाइए, आप पुलिस स्टेशन अर्थात थाने में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से दिखता है। आज हमारे समाज में किसी पर विश्वास करना, खास करके सरकारी कर्मचारी है, कार्यालय के में उपस्थित व्यक्ति जो कार्य करते हैं, वो पर किसी को भरोसा, हमारी जनता का भरोसा नहीं रहा। कारण है कि जहां भी जाइए, आप इस पे कुछ चर्चा किया है उन्होंने अपने पाठ के माध्यम से कि थाने में, कचहरी में, नगर निगम में, प्रखंड कार्यालय, कहीं भी आप जाए, जहां भी जाइएगा भ्रष्टाचार से लिप्त है। आप किसी पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए आपको कहीं न कहीं रिश्वत देना पड़ता है, चाहे रिश्वत हो कम हो या ज्यादा हो। जैसा चेहरा देखते हैं कार्यालय के कर्मी व्यक्ति को, उस तरह से वो रिश्वत मांगते हैं। नहीं तो आपको बार बार उसके लिए कोई भी वो जन्म प्रमाण पत्र लेना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, चरित्र प्रमाण पत्र लेना हो, जाति प्रमाण पत्र लेना हो या वस्तु कोई भी कागजात हो आपको लेना हो, तो उसके लिए आपको कोर्ट के, कचहरी के जब चक्कर लगाने पड़ते हैं, थाना के, नगर निगम का, प्रखंड कार्यालय के, तो आपको काफी परेशानी होती है। जनता अंत में थक जाती है 4 बार 5 बार 10 बार जाने के बाद। उस कार्य के करने के बदले उसे कुछ न कुछ रिश्वत रूप में कुछ शुल्क अदा करते हैं जनता, तब जाके जनता का काम होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि एक गरीब परिवार, एक शोषित वर्ग ही नहीं, एक बुद्धिजीवी वर्ग भी, एक शिक्षित वर्ग भी, एक विद्वान वर्ग भी कहीं न कहीं अब जब जाता है न्यायालय में, कचहरी में जाता है और नगर निगम में, प्रखंड कार्यालय में जाता है तो कहीं न कहीं ठगी का शिकार हो जाता है, क्योंकि ऐसी हमारे देश में समस्याएं बनी हुई है। तो इस पाठ के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि आप कहीं भी जाए, या सब्जी खरीदने जाए, फल फूल खरीदने जाए, मार्केट का कोई रोजमर्रा का जिंदगी का कोई वस्तु खरीदने जाए, कपड़ा पहनने का खरीदने जाए, कुछ भी खरीदने जाए, या किसी कार्यालय में, कोर्ट कचहरी, न्यायालय, बैंक, कहीं भी जाए किसी कार्य के लिए, थाना में या कहीं भी जाए, तो सजग रहे, सावधान रहे और कहीं न कहीं अपना बुद्धि का प्रयोग करे, अपना सही ढंग से अपना जो भी अपना ईमानदारी हो उसका प्रयोग करे और काम के प्रति सजग रहे। अगर हो सके सही ढंग से काम नहीं करता हो कार्यालय में तो उसके बड़े अधिकारी को उसका शिकायत करे और रिश्वत देने से बचे और उस काम को सही ढंग से करे। फिर पाठ के अंत में बताते हैं, अपने बचपन की एक कहानी के बारे में बताते हैं कि एक दिन हम लोग मुहर्रम के दिन था, हम गए मेला घूमने में गए तो वहां पर क्या किए, एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवाड़िया ले ली थी। 1 पैसे की रेवाड़िया उन्होंने लिया और उस रेवाड़िया में 1 पैसे के बदले वो गलती से 98 दिया है और 98 देने के बाद घर आ गए। घर आने के बाद उन्हें लगता है, याद पड़ता है कि शायद मैंने पैसे के बदला 98 दे दिया। फिर उनको लगा कि शायद दुकानदार के पास मैं जाऊंगा दोबारा तो दुकानदार मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, मुझे डांट के फटकार के मुझे लौटा देगा। लेकिन फिर भी वो सोचे कि जाकर देखता हूं फिर क्या होता है। वो कल क्या करते हैं, दूसरे दिन जाते हैं दुकानदार के पास और कहते हैं कि मैंने कल आपको पैसे के बदला 98 दे दिया था। दुकानदार इनसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता है और क्षमा मांगने के बाद क्या करता है, 98 विनम्रता पूर्वक लौटा देते हैं। इस कहानी के माध्यम से ये भी बताना चाहते थे कि आज जो हमारा समाज जो है कहीं न कहीं हर व्यक्ति कहीं न कहीं बेईमान हो गया है, कोई भी ईमानदारी रूप से कार्य नहीं करता है, जबकि पहले जमाने में ऐसा नहीं था। उस समय लोग ईमानदार थे और उस काम में कहीं न कहीं भरोसा करते थे, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कोई भी व्यापार को, कोई भी व्यवसाय को चलाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। आज लोग सोचते हैं कैसे बेईमानी करके, कैसे लूट के, कैसे गरीब जनता को लूटा जाए और लूट के हम आगे बढ़े और गरीब जनता कहीं न कहीं त्रस्त रहे और अमीर लोग आगे बढ़ते रहे, व्यवसाय जगत में कार्य करने वाले लोग अपने जीविका से आगे बढ़ते रहे, अपने व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। तो वही लेखक बताते हैं
कि जब बाजार से जब सेब खरीदते हैं, सेब 4 सेब चढ़ाता है आधा सेब में, जिसका कीमत 4 आना रहता है, 4 आना देते हैं, लेकिन जब सुबह वो नाश्ता करने जाते हैं तो उसमें से एक भी सेब उनके खाने योग्य नहीं रहता है। जिससे कि मैंने इस पर लेखक बंद के द्वारा आप लोगों को बताया है कि जब लेखक पहला सेब निकालते हैं तो सड़ा हुआ था, दूसरा निकालते हैं तो एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपका हुआ था, और जब वो तीसरा निकालते हैं तो भी सड़ा हुआ था, चौथा सेब जब निकालते हैं तो उसमें भी एक काला सा सुराग था। तब उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें दुकानदार ने हमें ठग दिया है और हम ठगा गए हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जब भी कोई वस्तु को खरीदें तो एक उपदेश है जो हमें हमेशा विज्ञापन के रूप में टेलीविजन पर, समाचार पत्र में, दूरदर्शन पर देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि जागो ग्राहक जागो, यानी जागो ग्राहक जागो ग्राहक जागो की नीति को अगर हम अपनाते हैं, हम मानव जाति, हम संपूर्ण जाति, तो कहीं ना कहीं हम उस ठगी के शिकार से बचेंगे और साथ ही हम अच्छी वस्तु को खरीदारी करेंगे। सवाल ये नहीं है कि कितनी सस्ती वस्तु मिल रही है, सवाल ये भी देखना चाहिए जब कोई वस्तु की खरीदारी करनी चाहिए कि वस्तु हमारी उपयोगी है कि नहीं, हमारे योग्य है कि नहीं। उसको परखना चाहिए कि वस्तु जैसी हमें आवश्यकता है वैसी वस्तु है कि नहीं। किसी की रंग पर, किसी के रूप पर, किसी के डिजाइन पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसकी वस्तु की ठोसताई देखनी चाहिए, उसकी विशेषता को देखनी चाहिए, तब उस वस्तु को कहीं ना कहीं खरीदारी करनी चाहिए। उससे आपको यह लाभ मिलेगा कि आप सही वस्तु को खरीद सकेंगे, नहीं तो आप जिस तरह लेखक कहीं ना कहीं एक बार ठगी का शिकार हुआ, उन्हें दुकानदार ने खरीद दिया और उनके साथ धोखेबाजी किया, आप कम से कम धोखेबाजी में न करें। लेकिन इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता है कि हमारे साथ भूल हुई है, हमारे साथ गलती हुई है, हमारे साथ धोखेबाजी हुई है, कम से कम हमारे जनता जो हमारे इस पाठ को पढ़ने वाले पाठक हो, सुनने वाला श्रोता हो, वो कम से कम इस ठगी का शिकार नहीं हुए। इसलिए छात्रों, आप लोगों को कहूंगा कि जब भी कोई वस्तु खरीदने जाए बाजार में या चौक चौराहे पर या कहीं भी मंडी में, बाजार में, वहां सजग होकर, सतर्क होकर, सावधान होकर और जागो ग्राहक जागो उनकी नीति को अपनाकर उस वस्तु को परचेज करेंगे, अर्थात खरीदारी करेंगे, आप भी कभी भी आप धोखे का शिकार नहीं बनेंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ किसी तरह की ठगी की महसूस नहीं करेंगे और आपको अच्छी वस्तु मार्केट से मिलेगी। इसके लिए सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें इस पाठ के माध्यम से कुछ कठिन शब्द था जिसको मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ। चौक का अर्थ चौराहा होता है, इस तरह से प्रवृत्ति का आदत होता है, कायदा का मतलब नियम होता है, क्षमा मतलब माफी मांगना, दुर्गति मतलब बुरा हाल, हानि के मतलब नुकसान होता है, साख मतलब इज्जत होता है, इसको अंग्रेजी में गुडविल भी कहते हैं, कचहरी का अर्थ अदालत होता है, चौकस मतलब जागरूक, कायदा मतलब नियम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो था, जो कठिन शब्द था, उसको मैंने लिखा है। अब मैं अंत में यह बताना चाहता हूँ कि इस पाठ संख्या 2 कश्मीरी पेज के कश्मीरी सेब के माध्यम से, शीर्षक के माध्यम से आपको किसी प्रकार की परेशानी अगर हुई होगी या समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम विदा देते हैं। धन्यवाद।